सदियां गुजर गई इमाम हुसैन की शहादत को, सदियां गुजर गई इमाम हुसैन की शहादत को। हमने यजीद को माफ नहीं करा तो चंद सालों में आज के यजीदों को, आज के मुनाफिकों को, आज के गद्दारों को किस तरह माफ कर सकते हैं? दोस्तों, इसी तरह से आप पार्टी का भी जिक्र करना जरूरी है। झाड़ू वाले का, हमारे बादशाहों ने, हमारे नवाबों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज बनाई थी, कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी, कुछ इबादत गाहें बनाई थी, कुछ कब्रिस्तान बनाए थे, कुछ सराय बनाई थी, कुछ मसाजिदें बनाई थी, कुछ मजार बनाए थे। आज आप दिल्ली में जाइए, उन पर कब्जा हो रहा है। केजरीवाल खामोश है। और हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के प्रदेश के प्रवक्ता हमारे भाई समान जनाब इशरत हुसैन शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपनी बातें रखें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए जनाब इशरत हुसैन शेख साहब का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पर तशरीफ फरमा स्टेट के तमाम ओहदेदार, हैदराबाद से आए हुए हमारे म्युनिसिपल काउंसिलर, हमारे दोस्त, रामपुर और दीगर जगहों से आए हुए मेरे तमाम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में ही फूल जाते हैं। कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में ही फूल जाते हैं। और गद्दार जरा सी इज्जत क्या पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। दोस्तों, इलेक्शन का वक्त है, कुछ ही दिनों में वोटिंग का टाइम भी आएगा और आपको फैसला करना है कि आपको किस पार्टी को वोट देना है। तो मैं थोड़ा तारीख के वक्त पलटना चाहता हूं, और वो ये कि 1857 में जब मुल्क गुलाम था तो बहादुर शाह जफर की क़यादत में हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पहली जंग लड़ी गई। और उसके बाद 1947 तक एक सिलसिला रहा, और एक वक्त वो भी आया कि हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल हुई। लाल किले के अंदर ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, एक सिख, एक हिंदू, एक मुसलमान, उनको सजाए मौत दी गई थी और वो वहां पर रहे थे। और इसी बीच में 1925 में आरएसएस कयाम में आती है। आरएसएस वो पार्टी है जो चाहती है कि हिंदुस्तान के सेकुलर निजाम को मिसबार कर दिया जाए और उसके मलबे पर एक ऐसे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी जाए जहां सेकुलरिज्म ना हो, जहां इंसाफ ना हो, जहां दलित ना हो, जहां क्रिश्चियन ना हो, जहां मुसलमान ना हो और जहां बोलने की आजादी ना हो। अब ये जो आरएसएस है, इसकी कुछ औलादे हैं, कुछ जायज औलादे हैं और कुछ नाजायज औलादे हैं। जायज औलादों में तो बीजेपी है। बीजेपी कौन है? आरएसएस के ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी ली है जिसने, वो बीजेपी है। और इसके अलावा जो दूसरी औलादे हैं, उसमें कांग्रेस है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें आप पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टी है। दोस्तों, शिकायत तो सबसे है, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है, आप पार्टी से भी है, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत कांग्रेस से है। क्योंकि हमने आका समझा नेहरू को, नरसिम्हा राव को, राहुल गांधी को, राजीव गांधी को, और बदले में क्या मिला? क्या उन्होंने जिस सेकुलरिज्म के नाम से हमसे वोट लिया था, उस सेकुलरिज्म की उन्होंने हिफाजत करी? जब बजरंग दल के लोग त्रिशूल बांट रहे थे, तलवारें बांट रहे थे और बजरंग दल के अंदर उन मेंबरशिप चल रही थी, कांग्रेस क्यों खामोश थी? ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर मुस्लिम सीट निकल सकती है, उसके तीन तीन टुकड़े कर दिए गए कि मुसलमान वहां से ना जीत सके। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। जितने भी कत्लेआम हुए, जेनोसाइड हुए, चाहे वो असम का हो, चाहे मुरादाबाद का हो, चाहे हाशिमपुरा मलियाना का हो, गुजरात का हो, भागलपुर
मौका हो वो कांग्रेस के वक्त में भी हुए, 2002 में भी हुए बीजेपी के वक्त में, लेकिन कांग्रेस के वक्त में भी हुए। दोस्तों, मैं जब बात करता हूं इन जुल्मों की तो बहुत से लोग आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि भाई बहुत पुरानी बात हो गई। ये जुल्म जो कांग्रेस ने किए या 2002 में बीजेपी ने किए, इन पार्टियों को भूल जाइए, इनके नेताओं को भूल जाइए और आगे बढ़िए। तो मैं कहता हूं, सदियां गुजर गई इमाम हुसैन की शहादत को, सदियां गुजर गई इमाम हुसैन की शहादत को हमने यजीद ने माफ नहीं करा, तो चंद सालों में आज के यजीदों को, आज के मुनाफिकों को, आज के गद्दारों को किस तरह माफ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप पार्टी का भी जिक्र करना जरूरी है, झाड़ू वाले का। हमारे बादशाहों ने, हमारे नवाबों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज बनाई थी, कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी, कुछ इबादत गाहें बनाई थी, कुछ कब्रिस्तान बनाए थे, कुछ सराय बनाई थी, कुछ मसाजिदें बनाई थी, कुछ मजार बनाए थे। आज आप दिल्ली में जाइए, उन पर कब्जा हो रहा है, केजरीवाल खामोश है। अभी एक डिबेट के अंदर में गया तो मुझसे सवाल करा उसके प्रवक्ता ने, आप पार्टी के, कि आपने तो बहुत सारे काउंसिलर हैं गुजरात में, आप 182 सीट पे क्यों नहीं लड़ रहे? तो मैंने यही कहा उससे कि तुम 182 सीट पर बीजेपी को फायदा कराना चाहते हो, इसलिए तुम लड़ रहे हो, और हम तो वही लड़ रहे हैं जहां हम जीत सकते हैं। और आप उसी तरह फायदा कराना चाह रहे हो जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था गांधीनगर के अंदर, आपने इलेक्शन लड़ा और सेकुलर वोट का डिवीजन करवाया, 44 में से 41 सीट बीजेपी ले गई। तो आपको इन तमाम से बचना है। दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट आई, कहा विकास हुआ, विकास हुआ। मुझे बताइए विकास कहां हुआ? कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने हॉस्पिटल बने, कितने डैम बने, कितने स्पेस सेंटर बने? जवाब नील। जो बीजेपी का भी अंधभक्त है वो भी कहते हैं विकास हुआ, विकास हुआ। क्या विकास हुआ रे? विकास तो गांडा हो गया है। विकास तो ऐसा गांडा हुआ है कि जिस ब्रिज के रस्से कमजोर हो गए उस पर कलर करके, उस पर टाइल्स लगा के दिखा देते कि साहब जी हमने विकास किया। कई लोग कहते हैं कि साहब सरदार पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति बना दी गई, सी प्लेन लाया गया, काइट फेस्टिवल हुआ, रण महोत्सव हुआ, काकरिया कार्निवल हुआ। ये कोई विकास नहीं है। अरे विकास तो हमारे बादशाहों ने करा था। आज देखिए अहमदाबाद शहर के चारों तरफ कंपाउंड वॉल बनी है, कोर्ट की रंग जिसको कहते हैं, 600 साल में भी टिकी हुई है, वो था विकास। हौज़े कुतुब बनाया जिसको आप काकरिया कहते हैं, नगीना वाली बनाई, एक मजदूर है, गरीब है, मालदार है, बीवी बच्चों के पास साथ शाम को जाता था, वह बैठता था। आपने तो उसको भी कंक्रीट का जंगल बना दिया, टिकट लगा दिया आपने फूड ब्रिज बनाया। फूड ब्रिज पे क्या हुआ? 1 मिनट का चार्ज 1 रुपया। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग आपको जमात के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, मसलक के नाम पे आपको बांटना चाहेंगे। आपको बटना नहीं है। याद करिए वो दिन कि जब पुलिस आती थी कर्फ्यू के अंदर और गोली चला के चली जाती थी तो नहीं पूछती थी तुम शिया हो या सुन्नी हो, तुम देवबंदी हो या बरेलवी हो, तुम अहले हदीस हो या अहले कुरान हो, तुम सैयद हो या पठान हो, मंसूरी हो या कुरैशी हो। वो सिर्फ ये देखती थी तुम कौन हो। वो दिन आपको भूलना नहीं है। इसलिए मुत्तहिद हो जाइए। अगर आप मुत्तहिद होकर वोट करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके नेता की इज्जत बढ़ेगी, आपकी पार्टी की इज्जत बढ़ेगी। और अगर हम बैलेंसिंग पावर में आते हैं तो हम अपने काम करवा सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे तेलंगाना में काम कराए जाते हैं। आप ओवैसी साहब के वहां जाकर देखिए कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और हॉस्पिटल भी कैसे कि जिसमें ऑक्सीजन के प्लांट हैं। गोरखपुर के अंदर बच्चे मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन हमारे ओवैसी साहब का जो हॉस्पिटल है उसमें खुद ऑक्सीजन बन रही थी। इसी तरह से हमारे जो नेता हैं वो इस तरह के हैं कि जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के दुख दर्द में साथ देते हैं। आप देखिए अहमदाबाद के अंदर जब कोरोना आया तो साबिर भाई काबली वाला ने ऑक्सीजन के ट्रक मंगाए और खाली सिलेंडर आता था उसमें भर के दे देते थे। उन्होंने गरीबों को उनके गांव भेजा। जबकि हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन के अंदर 500 और 1000 रुपए देती है।
एक नकली पब्लिक के आदमी को लाने के लिए, भीड़ जमा कराने के लिए। मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कहें कि आपके यहाँ पब्लिक कम आती है, तो भाई हमारे यहाँ मजलिस के दीवाने आते हैं और तुम्हारे यहाँ तो 500 1,000 रुपए के अंदर लोग आते हैं। कई लोगों को बोलना है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि झपट के छीन ले कातिल के हाथ से खंजर, झपट के छीन ले कातिल के हाथ से खंजर, वफाए जीस्त के दामन को दागदार न कर, और सितम सितम की तरह करके मुझको होश आए, सितम सितम की तरह करके मुझको होश आए, सितम बशक्ल करम मुझ पे बार बार न कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद। पतंग के निशान पे आपको मोहर लगानी है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पतंग के साथ साथ 4 नंबर भी दबाना है कि मत करो विचार और नंबर दबाओ 4 नंबर का बटन दबाना है और जैनब बीबी शेख जो हमारी बहन है उनको भारी बहुमत से जिताना।